नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 12 फरवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं है। कल एसएससी जीडी का अंतिम दिन है एग्ज़ाम का सन 2023 का। और कल की जो है पूरी एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगी एसएससी जीडी का। और जिस जिस दिन भी एग्ज़ाम नहीं रही है, मैंने आपको प्रैक्टिस सेट के वीडियो जो है प्रोवाइड कराया है और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है एग्जाम में। आशा करते हैं कि इस वीडियो से भी आपको फ़ायदा मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। एक प्रश्न मैंने यहाँ पे रखा है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिसकी सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती है? क्योंकि सीमा पे जो है बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जो देश के अंदर ही हमारी राज्य हैं वो किसके साथ लगती है, किसके साथ नहीं लगती है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं लगता है ये है आपका नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। सिक्किम और ये जो चारों हैं आपका, सिक्किम के साथ साथ नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। ध्यान रखेंगे, इतने बात ध्यान रखने से आपको बहुत सारे प्रश्नों का जो है सॉल्वेशन वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। और सिक्किम जो है ये नेपाल, भूटान इस सब से लगता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा असम, मिजोरम, त्रिपुरा, ये तीनों आपका बांग्लादेश के साथ लगने वाला जो है भारतीय राज्य है। जिसमें त्रिपुरा तो तीन ओर से बांग्लादेश से ही घिरा है। ये अलग से एक क्वेश्चन बन जाता है कि तीनों ओर से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है, तो ये है आपका त्रिपुरा। यहाँ पे बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ लगने वाला जो भारतीय राज्य है ये आपका मिजोरम हो जाएगा, जो पिछले दिन एग्जाम के अंदर पूछा गया था। ये देखिए, ये जो सफ़ेद वाला पार्ट है ये पूरा अपना इंडिया का नक्शा है। ये जो सफ़ेद वाला पार्ट है ये आपका बांग्लादेश का नक्शा है। तो बांग्लादेश और क्या बोल रहे हैं, म्यांमार, इन दोनों के साथ कौन सा जो है आपका लगता है? ये जो सफ़ेद वाला है ये है आपका म्यांमार। तो ये जो नीला वाला कलर का राज्य देख रहे हैं ये आपका मिजोरम है। ये बांग्लादेश के जो पश्चिम से लगती है और दक्षिण पूर्व से जो है आपका म्यांमार के साथ लगता है। तो यही मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से के साथ जो है सीमा रेखा साझा करता है। ठीक है। अन्य जो मणिपुर है ये म्यांमार के साथ हो जाएगा। नागालैंड ये भी म्यांमार के साथ हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इसके बाद आपने सिक्किम को देखा। सिक्किम जो है भूटान, नेपाल के साथ जो है आपका सीमा साझा करता है सिक्किम। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे अधिक लिंगानुपात है? हाँ, थोड़ा सा सीमा रेखा में और बात कर लेते हैं। बांग्लादेश के साथ जो है भारत का सबसे लंबा स्थलीय सीमा बनता है और अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा स्थलीय सीमा बनता है। देश में तटरेखा वाली सबसे लंबी जो राज्य है ये आपका गुजरात है और सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य जो है ये आपका गोवा है। सेकेंड सबसे लार्जेस्ट तटरेखा वाला राज्य कहेगा तो आंध्र प्रदेश होगा, है ना। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, इतनी बात जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा जो टोटल सीमा रेखा की लंबाई है 15,000 से ऊपर किलोमीटर है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे अधिक लिंगानुपात है? तो ये आपका पुदुचेरी की जो है सबसे अधिक लिंगानुपात है 2011 जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में। वैसे आम राज्यों में लिंगानुपात की बात करते हैं तो हमारा जो है केरल हो जाता है, लेकिन यूटी में सबसे अधिक लिंगानुपात जो सेक्स रेशियो है ये आपका कहाँ पे है? पुदुचेरी के अंदर है। अब 3 सेक्स रेशियो वाला देख लेते हैं यूटी, तो पुदुचेरी है, लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार है। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। इसके अलावा जो सबसे अधिक साक्षरता है ये लक्षद्वीप की है ना। सबसे अधिक जो लिटरेसी है ये आपका लक्षद्वीप की है। सबसे अधिक जनसंख्या कहेगा ओवरऑल तो दिल्ली, ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है और ये कभी पूछा भी नहीं जाएगा क्योंकि दिल्ली में इतने करोड़ हैं। दूसरा जो है पुदुचेरी है, तीसरा जो है आपका चंडीगढ़ है जनसंख्या के मामले में। सबसे अधिक जनसंख्या अगर इस प्रकार के राज्य जो समान नॉर्मल राज्य है उसमें बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किम के अंदर है। सबसे अधिक साक्षरता केरल के अंदर है, सबसे कम साक्षरता बिहार के अंदर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार के अंदर है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या जो है ये महाराष्ट्र के अंदर है। इंडिया में 3 स्टेट 3 क्रम पे जनसंख्या सबसे अधिक, तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का ही आता है और तीसरा स्थान बिहार का आ जाता है। ठीक है, जो मतलब ओवरऑल टोटल जनसंख्या होने में सबसे कम जो है आपका लिंगानुपात हरियाणा का है और सबसे कम वन भी हरियाणा में ही है। सबसे अधिक वन की बात करेंगे तो एमपी में हो जाएगा। ठीक है। लघु अंडमान से कार निकोबार द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? ये कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है कि अंडमान से निकोबार द्वीप को कौन अलग चैनल जो है अलग करता है। ये पुराना क्वेश्चन है। 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है
और पिछले दिन आपके एग्जाम में ये पूछा गया था, इसीलिए दो क्वेश्चन और इससे मिलता जुलता है जो आप देख लीजिए। मिनिकॉय से लक्षद्वीप को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। अब देखिए एक बार मिनिकॉय लिखा है, एक बार लक्षद्वीप लिखा है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, तो 9 डिग्री चैनल। और मालदीव से मिनिकॉय दोनों मौ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 8 डिग्री चैनल। तो इन दोनों में से एक याद रखना है कि मालदीव से मिनिकॉय 8, एगो और जो इस फॉर्म में रहेगा यानी मिनिकॉय से लक्षद्वीप 9, और 10 डिग्री चैनल रखना है अंडमान से कार निकोबार का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों आपको जो है कहीं ना कहीं याद रखना पड़ेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, है ना। प्रसिद्ध बैरन द्वीप जो पिछले दिन एग्जाम में पूछा गया था, ये अंडमान निकोबार में है। मैं सब दिन बताते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि भारत में एकमात्र आपका जो है एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है आपका, कौन सा, बैरन द्वीप। ठीक है, इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच जो जलडमरू मध्य है, इसे पाक जलडमरू मध्य कहते हैं। और मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच जो है सीमा बनाती है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पूर्व में है। इधर डुगोंग संरक्षण केंद्र भी खोला गया है ना, मन्नार की खाड़ी में। ठीक है, डुगोंग मतलब होता है आपका समुद्री गाय कहते हैं उसे। डुगोंग आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, गेंडा जैसे होता है और शाकाहारी जीव होता है, जिसे समुद्री गाय कहा जाता है। इसके अलावा भारत चीन में के जो बीच जो रेखा है, इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है ना, मैकमोहन रेखा। और ये इसमें जो इंडल्ज है राज्य, ये आपका अरुणाचल प्रदेश के बीच से निकलती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नेपाल, भूटान व चीन, चीन छूट गया था, नेपाल, भूटान व चीन की सीमा से मिलने वाला भारतीय राज्य जो है ये आपका सिक्किम है। ठीक है, नेपाल, भूटान और चीन के सीमा से मिलने वाला राज्य जो है ये सिक्किम है। सिक्किम कब राज्य बना था ये भी आपसे पूछ देता है, तो 1975 में बना था, और इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था 36वां, और ये राज्य बना था 22वां। ठीक है, इसके अलावा बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन भीमराव अंबेडकर साहब ने कब किया था? देखिए, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन भीमराव अंबेडकर साहब 1924 ईस्वी में किए थे। इस फॉर्म में कुछ और क्वेश्चन पिछले दिन पूछा गया था ना जी, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किया था? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है गांधी जी किए थे 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में गांधी जी और अंबेडकर साहब के साथ एक पैक्ट भी होता है, यानी एक सम्मेलन होती है, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है, या फिर गांधी अंबेडकर समझौता कहा जाता है। भारतीय सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये 1905 ईस्वी में किए थे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक 1873 में ज्योतिबा फूले किए थे। एक ऐसी प्रकार का आर्य समाज है, 1875 में दयानंद सरस्वती जी किए थे बम्बई में ही, और ज्योतिबा फूले भी बम्बई में ही किए थे। इसके अलावा एक और समाज है, 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना हुआ था राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में। ठीक है, ये बात सब ध्यान रखेंगे। ज्योतिबा फूले की जो पुस्तक है ये आपका गुलामगिरी है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह से क्वेश्चन आ गया था, तो ये आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है इसमें एक्टिव रहे थे विधवा पुनर्विवाह में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के समय जो अंग्रेज गवर्नर थे ये आपका लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि 1856 की बात होती है, हाँ 1856 की बात होती है। इसके अलावा विधवा आश्रम की स्थापना जो है डीके कर्वे ने किया था, तो ये विधवा देखते ही आपने ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं लगाना है, अगर विधवा आश्रम की बात करेगा तो डीके कर्वे लगाना है ना। तो जो कन्फ्यूजन पेयर है उसे एक साथ में रख लेना ही भलाई होती है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस को कितने सीट पर जीत मिली? देखिए, हिमाचल प्रदेश से सीएम और राज्यपाल दोनों पूछ दिया गया है, तो हो सकता है कि भाई लेटेस्ट में चुनाव हुआ है तो एग्जामिनर का मन फिर जाए तो पूछ दे भाई कितने चुनाव पे चुनाव होती है, मतलब कितने सीट पे चुनाव हुई, या फिर कितने सीट किसको मिला, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 68 विधानसभा में सीट पे जो है चुनाव हुआ था, जिसमें 40 सीट अकेले जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला, आईएनसी को मिला, और कांग्रेस की सरकार बनी है। और बुझता हुआ जो है दीपक में एक जो है आशा की किरण दिखी है, और वहाँ पे जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जो आपका आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के तरफ से जो है मुख्यमंत्री बनाए गए हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, ये जयराम जो है इनके जगह लिए हैं, बीजेपी के थे पहले। बीजेपी को 25 सीट मिला है इस बार, ये भी काफ़ी हद तक टक्कर दिया है, लेकिन हारा है। टोटल सीट 68 थे, तो 3 सीट जो बच जाते हैं वन पार्टी को मिले होंगे। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे भाई 68 कितने सीट पे हुआ चुनाव हिमाचल प्रदेश में? तो 68। कब हुआ चुनाव? 2022 में। किसको जीत मिला? इंडियन नेशनल कांग्रेस को। सीएम कौन है? सुक्खू। राज्यपाल कौन है? अर्लेकर। बीजेपी को कितने मिले? 25। आईएनसी को कितने मिले? 40। अन्य को कितने मिले? 3। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सेकेंडरी राजधानी कहाँ है? धर्मशाला। और पहला कहाँ है? शिमला। तो ये सभी बात को ध्यान रखेंगे। शिमला में जो राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है, और अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका पहले राष्ट्रीय जो आलू अनुसंधान केंद्र है ना, ये आपका शिमला के अंदर है। ठीक है,
इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय से कुछ मुझे बताना था। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछेगा तो ये मनीला में है, क्योंकि ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछा जाता है तो कटक होता है, ठीक है, यही बताना था, है ना। इसके अलावा यहाँ पे राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन है समझ ही गए, राज्यपाल सुक्खू जी हैं, सॉरी मुख्यमंत्री सुक्खू जी हैं, राज्यपाल आपका अर्लेकर साहब हैं हिमाचल प्रदेश के। एक यहाँ पे प्रश्न है, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होता है। देखिए विटामिन से सिर्फ 2 ही दिन क्वेश्चन पूछा गया था। एक दिन पूछा गया था कि कौन से विटामिन को कुछ कहा जाता है, रासायनिक नाम पूछा गया था, और एक विटामिन से होने वाली रोग पूछा गया था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि लौटते हुए मौसम में विटामिन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कौन से विटामिन, यहाँ पे मैं सारी बात कर लूंगा जो भी इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है। विटामिन सी जो है, बी और सी जो है ये जल में घुलनशील होते हैं। बाद बाकी जो अन्य विटामिन के फॉर्म होते हैं ए ई डी के, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन के उदाहरण है। अब वसा से एक दिन क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई जो आपका कार्बोहाइड्रेट है और वसा है, ये हमें जो है ऊर्जा देने का काम करता है। तो पूछा गया था कि 1 कैलोरी मतलब कितने कैलोरी जो है पर ग्राम ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, तो लगभग 4.2 कैलोरी, और वसा से जो है 9.2 कैलोरी तक मिल सकता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक ऊर्जा हमें वसा ही देता है। लेकिन किसी भी खिलाड़ी को या एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा चाहिए, यानी तुरंत क्विक एक्शन, तो उसे ग्लूकोज लेना पड़ता है। यानी ग्लूकोज को ओवरऑल कहे तो ये कार्बोहाइड्रेट का रूप है ना, सैकराइड है एक प्रकार का। तो ये जो है आपका ग्लूकोज से ही मिलेगा, मतलब क्विक, तुरंत ऊर्जा। इसीलिए ग्रुप डी के दौड़ में बच्चे लोग ग्लूकोज पी लेते हैं फिर दौड़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि उसको जो है ऊर्जा का आभास होता है, और इस पर कोई रोक भी नहीं है क्योंकि ये ड्रग वगैरह तो है नहीं, है ना। इसके अलावा विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, और इसके कमी से जो है आँखा की बीमारी होती है, आँख की बीमारी होती है, ठीक है। और जो भी फल जिसमें विटामिन ए पाए जाते हैं, जैसे सब्जी वगैरह में गाजर वगैरह है, या फिर गोल्डन राइस वगैरह एक चावल है की प्रजाति है, उसमें विटामिन ए पाए जाते हैं, तो ये जो है आँख के लिए अच्छा होगा। इनके कमी से मोतियाबिंद, आँख में जो भी प्रॉब्लम होती है, मोतियाबिंद हो गया, कैक्टस हो गया, है ना, और क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष वगैरह, आँख का कम देखना, ये सब जो है बीमारी हो सकती है विटामिन ए के कमी के कारण। विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं, इसके कमी से जो प्रचलित रोग होती है बेरी रोग में क्या होती है, जो घाव वगैरह हो जाता है इंसान को, बहुत धीरे धीरे भरता है, इट्स कॉल्ड बेरी। और भी इनके लक्षण है ना। विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, और इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है, और कोबाल्ट को जो कोबाल्ट सल्फेट होता है COSO4, इसे लाल विट्रियोल कहा जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कोबाल्ट से याद आया तो मैं बता दिया यहाँ पे, इसे लाल विट्रियोल कहा जाता है, और नीला विट्रियोल किसे कहा जाता है, CuSO4, कॉपर सल्फेट को, ठीक है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है। विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन कहा जाता है। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और सभी प्रकार के जो सिट्रस फल होते हैं, खट्टे फल होते हैं, वो विटामिन C के अच्छा स्रोत होते हैं, और इसके कमी से स्कर्वी रोग होती है, और त्वचा की भी बीमारी हो सकती है, त्वचा की बीमारी हो सकती है। आपने विटामिन C सीरम, गार्नियर, फेस पैक आपने देखा होगा एडवर्टाइज यूट्यूब वगैरह पे भी, है ना। तो विटामिन C बोलता है कि चमक बनाता है त्वचा को, तो इसका मतलब इसमें कमी से त्वचा के कुछ ना कुछ जरूर होता होगा, झुर्री वगैरह आते होंगे, है ना, इसमें लाइट चली जाती होगी। विटामिन D को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, और इसके कमी से जो है रिकेट्स बीमारी हो जाती है। रिकेट्स बीमारी जो है हड्डी की बीमारी होती है, इसमें हड्डी का ग्रोथ जो है सुचारू रूप से नहीं होते हैं, बकराकार रूप धारण कर लेता है, इसीलिए छोटे बच्चे को जो है धूप में रखा जाता है, सवेरे के धूप में। विटामिन ए को टोकोफेरॉल कहते हैं, इसके कमी से जनन क्षमता में कमी होती है ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में इंडिया नेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है, तो ये गुजरात में किया है। ये करेंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये जो है आपका 2023 की घटना है, और 2023 की जनवरी माह तक की घटना आपके एग्जाम में आ रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुभारंभ जो है भारतीय विज्ञान कांग्रेस, माफ कीजिएगा, तो ये आपका नागपुर में मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस से जो है मोदी साहब ही किए थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भारतीय विज्ञान कांग्रेस, जैसे पिछले दिन एग्जाम में आपको पुलिस अकादमी सम्मेलन 2023 पूछा गया था कि कहाँ हुआ था, तो भोपाल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ इस बार कहाँ हुआ 2023 में, तो नागपुर में, ठीक है। इसके अलावा नागपुर में जो है, नागपुर में और कुछ है क्या, महाराष्ट्र का द्वितीयक राजधानी कहा जाता है नागपुर को, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन जो मनाया गया है, ये आपका इंदौर में मनाया गया है 8 और 9 जनवरी को, ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ये कौन से आर्टिकल में है, तो 213 में है। मैंने इसे याद रखने का तरीका बताया था कि भाई राष्ट्रपति का जो है अध्यादेश का जो आर्टिकल है 1, 2, 3 है, तो राज्यपाल में भी 1, 2, 3 है, लेकिन फर्क क्या है कि 2 पहले लिखा जाता है, 2, 1, 3, ठीक है।
है, तो ये दोनों एक साथ याद रखेंगे, 123 और 213। ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल का जो क्षमादान है ये आपका 161 में है, वहीं राष्ट्रपति का जो क्षमादान है वो 72 में है। अभी तक जो संवैधानिक पोस्ट से क्वेश्चन देखने को मिला है या तो राष्ट्रपति या तो राज्यपाल के बारे में पूछ रहा है, और एक दिन महान्यवादी के बारे में पूछा था। ठीक है, तो मैं राष्ट्रपति और राज्यपाल को साथ में ही लेके चलूंगा ताकि आप तुलना करके दोनों को एक साथ याद रख सके। सबसे पहले जिस प्रकार केंद्र में जो है सब जैसी शक्ति राष्ट्रपति के पास है, राज्य में वैसे ही शक्ति राज्यपाल के पास होती है। तो राज्य स्तर पे आप राज्यपाल को राष्ट्रपति मान के जो है क्वेश्चन को याद करें। ठीक है, तो राज्यपाल की भी क्षमादान का आर्टिकल है 161, और राष्ट्रपति का जो क्षमादान का आर्टिकल है ये आपका 72 है। राज्यपाल की एक पद होगी 153 में कहा गया है, और राष्ट्रपति का एक पद होगा 52 में कहा गया है। तो मैंने कहा था भाई इसमें 101 जोड़ देना राष्ट्रपति में, तो राज्यपाल का पद हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति संघ में कार्यपालिका का प्रधान होता है, राज्यपाल राज्य में कार्यपालिका का प्रधान होता है। राष्ट्रपति संघ में पीएम की नियुक्ति करती है और पीएम के सलाह से अन्य कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति करती है। उसी प्रकार से राज्यपाल महोदय राज्य में सीएम की नियुक्ति करती है, फिर सीएम की सलाह से अन्य मंत्री की नियुक्ति करती है। तो दोनों की लगभग काम सेम है। बात यही है कि वो 28 + 9 यानी 28 और 8 देखते हैं, और ये किसी एक राज्य का मतलब देखते हैं काम, बस इतना सा है। बाद बाकी काम में लगभग फर्क सेम ही है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की उम्र जो है न्यूनतम वो 35 वर्ष है, और इंडिया में कोई कितना बार भी बन सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अमेरिका वगैरह में सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, नहीं तो बराक ओबामा शायद अभी भी राष्ट्रपति होते। विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? देखिए विद्युत धारा से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो विद्युत धारा को जो मापते हैं तो जो अमीटर होता है उसे हमेशा सीरीज में मापे जाना चाहिए। अब सीरीज में कैसे जोड़ते हैं जरा जान लीजिए, क्योंकि मैं इसी फील्ड से जुड़ा हुआ है भारतीय रेल में, तो मुझे ये सब काम देखना पड़ता है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखता हूँ। तो ये देखिए जैसे ये कोई मीटर है, इसके आपके 2 नीड है, मतलब नीड क्या पिन रहता है, और अगर आपको लेना है ना, तो एक पिन निकाल दीजिए, है ना, और एक ही पिन से उस मीटर को सीरीज में गुजारना पड़ेगा। मतलब एक पिन आप एक तरफ लगाइए, दूसरा पिन जो है आपको मीटर में नहीं लगाना है, उस जगह पे लगाना है, और इस बीच में जो ऐसे सीरीज में ये मीटर आपका जो है सीरीज में आ जाएगा। आई होप आप यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे, अगर मेरे पास मीटर कोई ऐसा तकनीक होता तो मैं बता पाता, ये अच्छी बात है। घर में जो आप लेते हैं वोल्टेज वगैरह, तो वोल्टेज आप समानांतर में लेते हैं कि भाई आपने प्लग देखा होगा 2 पिन लगे रहते हैं, वोल्टेज लेना है तो दोनों में दोनों जो बोर्ड में आपका 2 होल है, पिन जिसमें लगती है उसमें घुसा दीजिए, आपको वोल्टेज मिल जाएगा। लेकिन करंट ऐसे नहीं मिलता है, करंट को हमेशा सीरीज में लाना पड़ता है, यानी बीच में आपका मीटर एक छोर से एक चीज आएगी, दूसरे छोर से मीटर से पास करते हुए दूसरे छोर पे लगेगा, तब मिलेगा। ठीक है, बहरहाल आप जाने दीजिए, समझने की जरूरत नहीं है। विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं, और किस क्रम में जोड़ते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है एम्पियर होता है, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, जिसे करंट कहते हैं जी हिंदी में। इसके अलावा वोल्टेज मापक यंत्र जो है इसको समानांतर क्रम में पैरेलल में जोड़ते हैं। यही अभी बताया कि घर में जो आप वोल्टेज लेते हैं इन दोनों में पिन लगा दो, मिल जाएगा 230 वोल्ट, है ना। तो ये वोल्टेज मापक यंत्र है, इसे वोल्ट मीटर से मापते हैं, राइट। इसके अलावा भी से डिनोट करते हैं, राइट। इसके अलावा जो ये बोल्ट है ये प्रोफेसर बोल्टा के नाम पे रखा गया, राइट, जो आपने बैटरी वगैरह बनाया है। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है, ये भी ओम एक वैज्ञानिक का नाम है, इनके नाम पे रखा गया है। और ओम का साइन कुछ इस प्रकार से होता है, जिस कंडक्टर की प्रतिरोधकता जितनी ज्यादा होगी चालकता उतनी कम होगी, क्योंकि प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक जो है ओम मीटर होता है, खाली प्रतिरोध पूछेगा तो ओम होता है, और प्रतिरोधकता का मात्रक जो है ओम मीटर होता है, राइट। इसके अलावा प्रत्यावर्ती धारा मतलब जो आपका अल्टरनेटिव करंट है, एसी और डीसी आपने सुना होगा, तो जो अल्टरनेटिव करंट है उसे डायरेक्ट करंट में रेक्टिफायर बदलता है ना, रेक्टिफायर बदलता है आपका, है ना। एसी को डीसी में, एसी टू डीसी कौन करता है? रेक्टिफायर। और डीसी टू एसी कौन करता है? घर में आपको न देखे होंगे इन्वर्टर लगा रहता है, तो वो जो है डीसी को एसी बना देता है। बैटरी की वोल्टेज लेके आपकी घर की इक्विपमेंट चलाता है इन्वर्टर, तो बैटरी में कौन सी वोल्टेज होती है? डीसी, उसे एसी बना के जो है घर में पंखा बल्ब फ्रिज वगैरह चलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। इसके अलावा विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे तरफ से सुझाए गए कुछ प्रश्नों का जो है इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे, और आज से जो है
आपको एमटीएस की प्रैक्टिस सेट कल मैं नहीं ला पाया था, लेकिन आज फिर से आपको वही टाइम 9 बजे रात को मिलेगी, तो ज़रूर अटेंड कीजिएगा जो भी एमटीएस के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। और कल के एग्ज़ाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, फतेह कीजिए। और मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कल एनालिसिस वाले वीडियो के साथ मैं आपको फिर से जीडी का बात जो है लेकर के आऊँगा।